So hello everyone, in this video we are going to talk about addictions, abuse and crisis. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं, आप देख सकते हैं सब्सटेंस अब्यूज़. सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब होता है डिसऑर्डर्स ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस यूज रेफर टू condition arising from the abuse of alcohol, psychoactive drugs, other chemicals such as volatile solvents. तो गैस बेसिकली जो डिसऑर्डर्स हैं जो पर्टिकुलरली साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से हैं. ओके, सो सब्सटेंस को अब्यूज़ कर रहे हो आप, वो सब्सटेंस क्या कुछ भी हो सकता है. ओके, दैट कैन बी एनीथिंग. और उस सब्सटेंस का अगर आप मिस यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है, दैट विल बी सब्सटेंस अब्यूज. ओके, सो ऐसे डिसऑर्डर जो कि साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, तो जिन सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो कि साइकोएक्टिव हो, आप यूज़ कर रहे हो उनको, ठीक है, कंडीशंस अराइजिंग फ्रॉम द अब्यूज ऑफ अल्कोहल, साइकोएक्टिव ड्रग्स, अदर केमिकल्स सच एज वोलेटाइल सॉल्वेंट. तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें बताना चाहिए. तो नंबर 1 टर्मिनोलॉजी वी हैव सब्सटेंस. अभी मैंने बताया कि जो भी साइकोएक्टिव चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, चेंजेस लाने के लिए, साइको एक्टिविटी लाने के लिए जो आप सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे सब्सटेंस बोले जाते हैं. सो रेफर टू एनी ड्रग, मेडिकेशंस, टॉक्सिन्स दैट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ अब्यूज़. तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि सब्सटेंस वो चीज़ें होती हैं, कोई भी ड्रग्स, कोई भी मेडिकेशंस. ओके, सो एनी काइंड ऑफ ड्रग, एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस, किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स जो कि पोटेंशियल ऑफ अब्यूज रखते हैं. ओके, व्हाट इज एडिक्शन? उन चीज़ों का इस लेवल पर आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाना. ओके, सो एडिक्शन इज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. तो आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो चुकी है फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, ओके, अल्कोहल पे या फिर अदर ड्रग्स ऑफ अब्यूज दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम in such a way that withdrawal symptoms are experienced when the substance is discontinued. तो एडिक्शन क्या है? आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा, आपकी बॉडी को लत लग चुकी है उन सब्सटेंसेस की, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली आप डिपेंडेंट हो चुके हैं उस चीज़ पर, और अगर आपको वो चीज़ें हटा दी जाएं, अगर वो सब्सटेंसेस आपसे अलग कर दिए जाएं, देन यू विल फील विड्रॉवल सिम्टम्स. तो इस प्रकार की जो लत होती है इसे हम एडिक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव अब्यूज. अब्यूज का मतलब क्या है? रेफर द माल अडेप्टिव पैटर्न. वो पैटर्न जो कि विच इज लाइक वेरी इलॉजिकल. रेफर कर रहा है अब्यूज माल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज दैट impairs health in a broad sense. ओके, तो अब्यूज उसे बोला जाता है जब आपकी बॉडी उस सब्सटेंस को बहुत ही इलॉजिकली, बिना किसी यूज, एक रेगुलर जो यूज होना चाहिए जिस चीज़ का, उस लिमिट में ना होकर आप उसका मिस यूज कर रहे हो, कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा माल अडेप्टिव बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है, पैटर्न देखने को मिल रहा है, और वो भी ब्रॉड सेंस पे. दैट इज बेसिकली अब्यूज. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंस. आपकी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो चुकी है. ओके, रेफर टू अ सर्टन फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली फिनोमिना इंक्लूड्स बाय द रिपीटेड टेकिंग ऑफ द सब्सटेंस. तो आपकी बॉडी जो वो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है. यू हैव टू टेक देम टू मेक यू फील बेटर. आप इसके ऊपर क्या निर्धारित हो चुके हो, डिपेंडेंसी हो चुकी है आपके अंदर. नेक्स्ट वी हैव टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या होता है? एक स्टेट है हमारी बॉडी के अंदर जब आफ्टर इन विच आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, बार बार आप उनको ले रहे हो, लेकिन अब अगर आपने उनको कम कर दिया, वो जो सब्सटेंस जो आप ले रहे थे, अगर आपने उनको कम कर दिया, और अगर आप इफेक्ट चाहते हो उसका ज़्यादा, तो गाइस आपको डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी. ओके, सो एक ऐसी स्टेट होती है आपकी बॉडी के अंदर जब बार बार रेपिटेशंस आप उस सब्सटेंस को लिए जा रहे हो. अब ऐसी सिचुएशन आपकी बॉडी के अंदर कि एक ड्रग को प्रोड्यूस करना है, अगर इफेक्ट जो कि कम हो चुका है, तो आपको उसकी डोज को बढ़ाना पड़ेगा, अगर वो सेम इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर आप देखना चाह रहे हो तो. सो टॉलरेंस, अगर 50 mg से कुछ असर हो रहा था, अब आपको 60 या 70 mg लेना पड़ेगा 50 mg के इफेक्ट को लेने के लिए. तो दैट इज टॉलरेंस. ओके, नेक्स्ट वी हैव विड्रॉवल स्टेट. विड्रॉवल स्टेट क्या होती है? कुछ सिम्टम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जब आप उस ड्रग को यानी आप एब्सेंट कर दोगे अपनी बॉडी के अंदर, आप उसे बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहे हो,
तो आपकी बॉडी इस विड्रॉवल स्टेट में जा सकती है, जिसके अंदर आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखेंगे आपकी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ट्रेमर्स, प्रॉक्सिमल स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन होना, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, टेक्टाइल हैलुसिनेशंस, विजुअल हैलुसिनेशंस एंड एंजाइटी एंड एंशियसनेस और एजिटेशन, ये कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं अगर आप अल्कोहल छोड़ देते हैं तो। डिलीरियम ट्रेमर्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं अगर आप विड्रॉवल स्टेट के अंदर हैं तो इसी प्रकार से ओपियोइड्स में थोड़े अलग सिम्टम होते हैं, बेंजोडाइजेपाइन्स में अलग प्रकार के सिम्टम होते हैं और अल्कोहल में अलग प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव विड्रॉवल सिंड्रोम। अब ये क्या चीज़ है? पर्सन हु हैव बीन ड्रिंकिंग हैवीली over a prolonged period of time, any rapid decrease in the amount of alcohol in the body is likely to produce withdrawal symptoms। तो ऐसे लोग जो काफ़ी लंबे समय से इन्हें ड्रिंक कर रहे हैं, ओके, काफ़ी लंबे टाइम से, ओके, और रैपिड डिक्रीज कर देते हैं वो इन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द बॉडी, तो उस दौरान ये विड्रॉवल सिंड्रोम उनको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर वो विड्रॉवल सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी ऐसे कौन से प्रकार के सिम्टम होते हैं। नंबर 1 सिंपल विड्रॉवल सिम्टम्स एंड नंबर 2 डिलीरियम ट्रेमर्स। ओके, तो ये दो प्रकार के सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। सिंपल विड्रॉवल सिम्टम की अगर बात करें, उससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। गाबा इट्स समथिंग दैट इज गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलैक्स करता है, डिक्रीज डाउन करता है, ताकि बॉडी के अंदर एक रिलैक्सेशन आए। जबकि जो हमारा सेकंड पार्ट है, स्टिमुलेट करता है ग्लूटामेट को, ओके, और ये ग्लूटामेट हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्साइट करता है, एक्साइटरी काम करता है। तो यहाँ पर गाबा का और ग्लूटामेट का एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनकी बॉडी के अंदर गाबा डिक्रीज और ग्लूटामेट इंक्रीज हो जाता है, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो। सो गाइस, ये एक बैलेंस होता है इनके बीच में। तो आप देखेंगे आगे चलकर कि किस प्रकार से अल्कोहल विड्रॉवल के अंदर या अल्कोहल जो पी रहे और छोड़ना चाहते हैं उनके अंदर आप गाबा को इनिशिएट करते हो, आप गाबा एक्टिवेटर्स दे रहे हो, आप ऐसी ड्रग्स दे रहे हो बेंजोडाइजेपाइन्स, जो कि गाबा को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अल्कोहल की वजह से गाबा काफ़ी कम हो जाता है। सो उस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए आप बेंजोडाइजेपाइन्स देते हैं। क्यों? ताकि गाबा इंप्रूव हो सके। ऑलराइट, ओके। So now let's see first of all the simple withdrawal symptom and then after we will discuss about delirium tremors। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल विड्रॉवल सिम्टम्स क्या हैं, जिसके अंदर आप लोग नॉर्मल विड्रॉवल सिम्टम जो अभी मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले, लाइक ट्रेमर्स, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, एंजाइटी एंड योर डिल्यूजन हैलुसिनेशंस, टेक्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल हैलुसिनेशंस। अगर मैं बात करूँ डिलीरियम ट्रेमर्स की, तो आप देख सकते हैं ये कुछ टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट अकर यूजुअली विद इन 2 to 4 days ऑफ कंप्लीट एंड सिग्निफिकेंट एब्सिस्टेंस फ्रॉम द हैवी ड्रिंकिंग। वो इंसान काफी ड्रिंक कर रहा था हैवीली, बट अभी 2-4 दिन से उसने नहीं पी है, तो उसके अंदर आपको डिलीरियम ट्रेमर देखने को मिल सकते हैं। द कोर्स इज वेरी शॉर्ट विद रिकवरी अकरिंग विद इन 3 to 7 days। तो ये जो कोर्स होता है बहुत ही छोटा होता है, विद इन रिकवरी अकरिंग विद इन 3 to 7 days के अंदर पेशेंट रिकवर भी हो जाता है। ट्रेमर्स आएंगे और चले जाएंगे, कुछ इस प्रकार से है। ओके, सो ट्रेमर विल कम एंड देन स्लोली ट्रेमर विल गो अवे। लेकिन अगर कोई इंसान काफी लंबे समय से अल्कोहल को कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो वो क्या किस में जा सकता है? अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर में जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज यहाँ पे डायग्नोसिस देख लीजिए कि ये पेशेंट जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है वो सीबीसी, सीवा ए, सीवा एक प्रकार का फॉर्म होता है, अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स का फॉर्म होता है, आप उसे फिल करते हैं तो वो उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो है वो अल्कोहल विड्रॉवल में जा रहा है। ओके, तो मोर देन 15 अगर आपका स्कोर आता है तो द पेशेंट इज इन विड्रॉवल सिम्टम्स। तो ये दोनों चीजें जिनसे आप अल्कोहल को क्या करते हैं, विड्रॉवल सिम्टम्स को असेस कर सकते हो। सो हियर यू विल सी सम काइंड ऑफ थिंग कि अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो वो पेशेंट 2 बीमारियों से जूझ सकता है। नंबर 1, वो पेशेंट जो है उसकी बॉडी के अंदर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। थायमिन इज विटामिन B1, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी
तो पेशेंट जो है वो काफ़ी दो चीज़ों में जा सकता है, वर्निक सिंड्रोम एंड कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, ओके, या आप बोल सकते हो वर्निक इंसेफ्लोपैथी एंड कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज थायमिन डेफिशिएंसी। सो बेसिकली थायमिन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है एंड दिस थायमिन इज बेसिकली हेल्प टू हेल्प इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो वो एनर्जी को मेटाबोलाइज करने में काफ़ी मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपका सेलुलर फंक्शनिंग बहुत अच्छा होगा और ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंदर ये यूज होते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर थायमिन की डेफिशिएंसी है तो वो वर्निक सिंड्रोम में या वर्निक इंसेफ्लोपैथी में जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज वर्निक इंसेफ्लोपैथी। आप देख सकते हैं वर्निक इंसेफ्लोपैथी एक्यूट एंड रिवर्सिबल। तो ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है और एक्यूट कंडीशन, यानी शुरुआत में पेशेंट को वर्निक इंसेफ्लोपैथी देखने को मिलेगा। इसमें एक ट्रायड फीचर्स होते हैं, आप एक थ्री डायग्राम आप देख सकते हैं, तीन चीजें ट्रायड सिम्टम देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज कंफ्यूजन एंड मेमोरी डेफिशिएंट, पेशेंट की थोड़ी याददाश्त में प्रॉब्लम आ जाती है। पेशेंट को निस्टैग्मस एक्सपीरियंस होता है, जिसके अंदर पेशेंट की जो आईज के जो प्यूपिल है वो ऐसा ऐसा मूव करते रहते हैं, आपने देखा होगा एल्बिनिज्म पेशेंट्स के अंदर उनकी आईज ऐसे ऐसे ऐसा मूव करती रहती है, तो वो देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू विल सी इन वर्निक इंसेफ्लोपैथी इज अटैक्सिया, सेरिब्रल अटैक्सिया, जिसके अंदर पेशेंट कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, उसकी मसल्स के अंदर उतनी बैलेंस करने की पावर नहीं रहती है। सो इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ वोलेंट्री मसल्स और वोलेंट्री मूवमेंट्स वो नहीं कर पा रहा है। तो ये 3 सिम्टम आप देखेंगे। इनके अलावा एजिटेशन, हेलुसिनेशन, कन्फेबुलेशन, आप ये सिम्टम भी देख सकते हैं। व्हाट इज कन्फेबुलेशन? फॉल्स फिलिंग करना गैप, जो आपकी मेमोरी लॉस हो चुकी है उसके अंदर फॉल्स डाटा, फॉल्स इंफॉर्मेशन को फिल कर देना। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, आप सीबीसी करवाएंगे और थायमिन का लेवल चेक करवाएंगे, और एमआरआई जब आप करवाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जो मेमोरी बॉडीज हैं वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं वहां पर। ये कहाँ पाई जाती है? आपके दिमाग के बीच में यहाँ पे पाई जाती है। सो ये बॉडीज आप देख ही नहीं पाएंगे, ये मिलेंगे ही नहीं आपको। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। सो दिस मेमोरी बॉडीज जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, और जब आप एमआरआई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं वहां पे। ट्रीटमेंट के तौर पे क्या किया जाता है? मेडिकल इमरजेंसी है एक प्रकार से, टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। तो आप आईवी थायमिन एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को देते हैं और इम्प्रूव करता है, जो कि आपका 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इफ कॉर्सकॉफ सिंड्रोम इज नॉट ट्रीटेड, ओके, लाइफ टाइम आपको देखने को मिलेगा, लाइफ टाइम आपको ओरल टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। तो जो कॉर्सकॉफ सिंड्रोम है वो एक कॉम्प्लिकेशन है आपके वर्निक इंसेफ्लोपैथी की। वर्निक को फिर भी ठीक किया जा सकता है, दैट इज रिवर्सिबल, बट योर कॉर्सकॉफ इज नॉट रिवर्सिबल, दैट इज इरिवर्सिबल। एंड आपको जो है ओरल थायमिन और या फिर रिहैबिलिटेशन पूरी जिंदगी भर लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी क्या होता है कॉर्सकॉफ के अंदर? तो सेम चीजें हैं, सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी कॉर्सकॉफ के अंदर। तो आप देख सकते हैं वर्निक सिंड्रोम के अंदर आप देख सकते हो प्रोमिनेंट सेरिब्रल अटैक्सिया, पाल्सी ऑफ द 6th क्रेनियल नर्व, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेंटल कंफ्यूजन, ये सब देखने को मिलेगा। सेरिब्रल अटैक्सिया, सडन इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट ड्यू टू डिसीज और इंजरी टू द सेरिबेलम। जबकि मैं बात करूं कॉर्सकॉफ सिंड्रोम की, तो एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसे मैंने बताया लाइफ टाइम आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर द प्रोमिनेंट सिम्टम इन दिस सिंड्रोम इज ग्रॉस मेमोरी डिस्टर्बेंस, आपकी पूरी याददाश्त में अफेक्ट पड़ेगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन, कन्फेबुलेशन, पुअर अटेंशन स्पैन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इंपेयरमेंट ऑफ इंसाइट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस पेशेंट के अंदर एंड फॉर फुल लाइफ टाइम। तो आप सोच सकते हो कि एक इंसान जिसको कॉर्सकॉफ सिंड्रोम है वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और इस कंडीशन में आपको ओरली थायमिन पेशेंट को स्टार्ट करनी पड़ती है एंड मोर प्रोबेबली यू आल्सो नीड टू रिहैब द पेशेंट फॉर फुल लाइफ टाइम। तो इसीलिए वी डोंट वांट दैट द पेशेंट गो फ्रॉम वर्निक टू दी कॉर्सकॉफ। तो हम नहीं चाहते कि ये इसमें जाए, बट कुछ सोल्यूशन तो नहीं है हमारे पास, तो यही इसे हम मैनेज करेंगे। देख सकते हैं आप कॉर्सकॉफ के अंदर क्या मेंशन है, क्रॉनिक एंड ऑफन इरिवर्सिबल एन्सेफेलोपैथी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डिफिकल्टीज डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, लेट मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्निक एन्सेफेलोपैथी अकर आफ्टर वर्निक एन्सेफेलोपैथी, पेशेंट विद पुअर न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, इनटेक लॉस। तो मोस्ट कॉमन क्या है? क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। तो आपका जो कॉर्सकॉफ एन्सेफेलोपैथी है उसमें जो मोस्ट कॉमन कारण बनता है दैट इज क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। आप बहुत ही लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। Then after we have damage of mammary bodies and
मीडियन टेम्पोरल लोब्स इन द ब्रेन। अभी मैंने मेंशन किया था कि डैमेज, अगर आपकी मेमोरी बॉडीज का डैमेज हो रहा है और मीडियल टेम्पोरल लोब्स इन द ब्रेन भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये देखने को मिलेगा। सिम्टम में मैंने बताया कन्फेबुलेशन, सिलेक्टिव एंटीरियर रेट्रोग्रेड, आगे की मेमोरी पीछे की मेमोरी दोनों गायब हो जाएगी। अपैथी, पेशेंट विल बी अपैथिक, वो बहुत ही ज्यादा फीलिंग लेस हो जाएगा, उसको कोई भी सिंपैथी नहीं होगी पेशेंट से, मतलब अपने फैमिली मेंबर से कोई एम्पैथी सिंपैथी नथिंग, दैट्स लाइक अपैथी, बिल्कुल इमोशंस नहीं होंगे। डिमेंशिया भी देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट के तौर पे इरिवर्सिबल है, मैंने बता दिया, तो रियरली रिकवर करेगा पेशेंट, लेकिन हमें इस पेशेंट को सपोर्ट करना है। जो एसिटाइल कोलिएस्टरेज एंजाइम्स होते हैं उन्हें इनिबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि अल्जाइमर के अंदर भी ये सब देखने को मिलता है, और जो आपका कॉस्कॉफ है, इन सब कंडीशंस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ACH होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है बॉडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं वी वांट की कुछ मात्रा में ACH, मसल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल पुअर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ACH बिल्कुल रिलीज नहीं हो रहा होगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ACH की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं अटैक्सिया थोड़ा प्रिवेंट हो सके। एंड मेमेंटिन हेल्प करता है इस कंडीशन के अंदर। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर विड्रॉवल ट्रीटमेंट, बट आप थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। डिटॉक्सिफिकेशन, बेंजोडाइजेपाइन्स, मैंने अभी भी बताया था कि जब किसी भी को भी विड्रॉवल होता है तो गावा बहुत ही कम हो जाता है और ग्लूटामेट बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो उस गावा को इंक्रीज करने के लिए हम पेशेंट को बेंजोडाइजेपाइन्स दे सकते हैं। डोज आप देख सकते हो 80 to 200 mg पर डे, डाइजेपाम 40 to 80 mg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। इसके अलावा आप विटामिन B1 भी पेशेंट को दे सकते हैं, 100 mg ऑफ थायमिन पेरेंटली, क्योंकि IV देना होता है पेशेंट को, IV, ओके। एंड BD 3 to 5 days फॉलोड बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 months। एंटी कन्वर्सेंट्स हो गए हमारे, मैनिफेस्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन इज एसेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी। मैं ऑलरेडी अल्कोहल के बारे में, डाइसल्फायरम के बारे में बता चुकी हूँ इन द फार्मा लेक्चर्स, बट हियर वन मोर टाइम वी विल डिस्कस। तो जो अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी है, इट्स बेसिकली डिसेंसिटाइज करना बॉडी को। किस चीज के लिए? जो अफेक्ट आपने अल्कोहल को एकदम से छोड़ दिया, वो एकदम से जो छोड़ने के बाद जो आपकी बॉडी है वो विड्रॉवल में जा सकती है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो डिटरेंट एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि बॉडी को डिसेंसिटाइज, यानी सेंसिटिव ही नहीं है वो अल्कोहल, आपने अल्कोहल को छोड़ दिया है, दे आर नॉट सेंसिटिव फॉर दैट, दे जस्ट डोंट केयर कि आपकी बॉडी में अल्कोहल है या नहीं है। वो आपकी बॉडी को कुछ इस प्रकार का बना देंगे कि आपकी बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाएगी द इंडिविजुअल टू द अफेक्ट ऑफ अल्कोहल एक्सिस्टेंस। तो जो भी विड्रॉवल सिम्टम आपकी बॉडी में आने वाले थे, जैसे कि आप अल्कोहल पीना बंद कर चुके हैं, तो आपकी बॉडी को क्या कर देगी ये एजेंट्स? डिसेंसिटाइज कर देंगे। द मोस्ट कॉमनली यूजिंग ड्रग इज डाइसल्फायरम या फिर टेट्राएथाइल थायरम डाइसल्फाइड और एंटा अब्यूज भी इसे बोला जाता है। तो लेट्स गाइस डिस्कस अबाउट डाइसल्फायरम। डाइसल्फायरम इंश्योर करती है एब्सिस्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस एवर्सिव कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स। एवर्सिव कंडीशनिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं इसे। द मेन इफेक्ट इज टू प्रोड्यूस अ रैपिड एंड वायलेंटली अनप्लीजेंट रिएक्शन इन अ पर्सन हु इंजेस्ट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल। इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं आपको बिल्कुल भी इस ड्रग के साथ अल्कोहल नहीं लेना है, और वो पेशेंट फिजियोलॉजिकली ही नहीं, साइकोलॉजिकली उसको पता होना चाहिए कि मैं अल्कोहल नहीं कंज्यूम करने वाला हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि डाइसल्फायरम उसी को स्टार्ट किया जाता है जो साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट नहीं है। द पर्सन इज लाइक साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे रियली वांट टू क्विट द अल्कोहल। सो गाइस, होता क्या है, नॉर्मली जो अल्कोहल होता है वो एसिटाल्डिहाइड से कन्वर्ट किया जाता है एसीटेट के अंदर, और ये एसीटेट बॉडी में बहुत अच्छे इफेक्ट दिखाता है। लेकिन जब आप डाइसल्फायरम लेते हो तो अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होने के बाद वो एसीटेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। बिकॉज ऑफ दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, और जिसकी वजह से अल्कोहल वो कंज्यूम करना नहीं पसंद करता है, क्योंकि जैसे ही वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो एसिटाल्डी से एसीटेट बनना था, लेकिन डाइसल्फायरम की वजह से वो एसीटेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है। तो जैसे ही वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसकी बॉडी एसिटाल्डिहाइड एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर देती है और साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब भी पेशेंट डाइसल्फायरम ले रहा है तो उसको बोलना है कि बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, और वो साइकोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसका जो रीजन है अल्कोहल को क्विट करने का, वो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी ना होकर साइकोलॉजिकली जो है वो होना चाहिए है। देन आफ्टर एडवर्स इफेक्ट, क्यों? क्योंकि वो ऐसे इफेक्ट्स देख सकते हैं
fatigue, dermatitis, impotence, optic neuritis, mental changes, acute polyneuropathy, hepatic damage, convulsion, respiratory depression, cardiovascular collapse, myocardial infarction and death. डोजेज की बात करें तो इनिशियल डोज इज लाइक 500 mg, ओके, orally for the first 2 weeks followed by the maintaining dose of 250 mg per day. The dose should not exceed 500 mg per day. Contraindications क्या है? pulmonary cardiovascular disease में नहीं देना है. Disulfiram should be used with caution in patient with nephritis and brain damage, hypothyroidism, diabetes, hepatic disease, seizures, dependency and abnormal EEG. High risk for alcohol ingestion. इन लोगों में आप बिल्कुल भी अल्कोहल, जो लोग लेना चाह रहे हैं, जो भी ये कंडीशंस है, इनके अंदर बिल्कुल भी आप डाइसल्फायरम नहीं देने वाले हैं. हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें कि आपको कंसेंट साइन करना पड़ेगा कि आप अल्कोहल नहीं लेंगे और आप डाइसल्फायरम लेना चाहते हो. इंश्योर करना कि भाई एटलीस्ट 12 घंटे तो अल्कोहल नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया होना चाहिए है, क्योंकि डाइसल्फायरम लेने से अगर अल्कोहल बॉडी में है तो वो एसिटाल्डिहाइड का लेवल बहुत बढ़ा देगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं. warn the client against ingestion of any alcohol containing preparation such as syrups, sauces, after shave, lotion. तो ध्यान रखना कि भाई आपको किसी प्रकार का कोई भी अल्कोहल प्रकार का इस्तेमाल नहीं करना है आपको मटेरियल. Caution client against taking CNS depressants, over the counter drugs, medications during the disulfiram therapy because डाइसल्फायरम की वजह से भी आपकी बॉडी में कुछ इफेक्ट्स आएंगे, तो आपको ऐसे ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लेने हैं. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ड्रिंकिंग एंड क्लाइंट शुड कैरी आइडेंटिफिकेशन कार्ड. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप विजिट, और उनको बोलना है कि आपको हमें विजिट करते रहना है. नर्सिंग मैनेजमेंट में केज फॉर्म होते हैं, केज क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको कभी ऐसा दिमाग में आया हो कि आप कट डाउन करोगे, कभी आपको बहुत अनॉय फील हुआ हो, किसी ने क्रिटिसाइज किया हो, या फिर आपको बहुत गिल्टी फील हो रहा हो, या फिर आपको कभी ड्रिंक, पहली चीज जो आप सुबह उठकर करना चाहते हैं कि आपको शराब पीनी है. अगर इन सब कोई क्वेश्चंस, अगर वो बहुत ही ज्यादा बेकार आंसर दे रहा कि नहीं मुझे पहले शराब ही चाहिए, नहीं मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, इसका मतलब वो इंसान बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है अल्कोहल के ऊपर एंड वो विड्रॉवल बिल्कुल मुश्किल है उसका करना. लेकिन अगर केज के आंसर्स आपके कुछ कॉपरेट कर रहे हैं कि हाँ मैं गिल्ट है, मुझे मैं नहीं पीना चाहता हूँ, नहीं पहला काम मेरे को अल्कोहल नहीं है, तो ये इंसान जो है वो डाइसल्फायरम को हैंडल कर सकता है. देन आफ्टर दैट साइकोलॉजिकल थेरेपीज भी हम पेशेंट को दे सकते हैं. मोटिवेशनल इंटरव्यू करना, ग्रुप थेरेपीज, अवर्सिव कंडीशनिंग, कोग्निटिव थेरेपीज, रिलैप्स प्रिवेंट टेक्निक्स, क्यू एक्सपोजर टेक्निक्स, असर्टिव ट्रेनिंग, बिहेवियर काउंसलिंग, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी. सो अगर ये सब चीजें हम लोग करते हैं तो इनसे भी हमें काफी मदद मिलती है. एंड देन आफ्टर गाइस अदर्स सब्सटेंस अब्यूज आज हम लोग नहीं करेंगे. वी विल कवर दिस टॉपिक इन अनदर टॉपिक एंड देन आफ्टर वी विल आल्सो डू सम एमसीक्यूज. तो प्लीज आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करें जो हमने पढ़ा है related to substance abuse which is associated with alcohol. And now in the next lecture we are going to discuss about other substance abuse, and then in the last we will do some MCQs. So thank you so much.